देखो बेटा, आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका मोशन क्या है और कि क्या इफेक्ट कर रहा है, कैसे क्या है, ये पूरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है। देखो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से। क्या बोल रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी स्मॉल इनफ टू बी रिगार्डेड एज अ पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या किया, मान लो जैसे हमारे पास एक बॉल है। यहाँ पे देखो, मान लिया हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, और ये कोई आदमी है। इस आदमी ने या बच्चे ने, कुछ भी कह लो, इस बॉल को उठाया, ठीक है, और है ना उसे ऊपर उछाला। और उछाला किस तरह से कि मान लो यहाँ पे कोई दूसरा बंदा है और उसने वो उसे वो पास कर रहा है, पासिंग द बॉल खेल रहा है। तो पास करेगा तो वो इस डायरेक्शन में उसने किया। तो जब उसने ऐसे किया तो ये किस डायरेक्शन में करते करते आया बेटा? यहाँ पर, इसके पास यहाँ पर आ गई बॉल, ठीक है। तो ये जो बना, जो पाथ उसने ट्रेस किया, उसी ट्रेसिंग पाथ को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? वो किस डायरेक्शन में, किस किस मोशन में जाकर गया, कैसे बना, ये जो इसकी पाथ है, इस पाथ को ही हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं। A projectile is a body small enough to be regarded as a particle which is projected in a direction oblique to the direction of gravity. ग्रेविटी किधर? नीचे की तरफ एक्ट कर रही है ना? तो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर अगर कोई मोशन हो रहा है ना, कोई थ्रो हो रहा है, कोई चीज थ्रो हो रही है, तो उसे उसने क्या बोल दिया? प्रोजेक्टेड। तो वो क्या हो गया बेटा? एक डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो गया ग्रेविटी के अगेंस्ट। वी शैल सपोज दैट द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन वैक्यूम। हम सपोज करके चलते हैं कि जो बॉडी है वो वैक्यूम में प्रोजेक्ट हो रही है एंड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सरफेस के करीब है, so that the resistance due to air and slight variation in the force of gravity will be regarded negligible. इसलिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है ना, मान लो हवा चल रही हो तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा, तो हम उसे नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है। स्लाइट वेरिएशन जो हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, सब कुछ एक्ट कर रहा है, तो एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस जो है उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इस केस में हम नेग्लेक्ट करेंगे उसे। तो जो पाथ ट्रेस हुआ, जैसे मैंने बताया था ना, जो पाथ ये बना, ये वाला पाथ बेटा जो बनकर आएगा, उसे हम बोल रहे हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। द एंगल दैट द डायरेक्शन in which the particle is projected makes the horizontal plane of the point of projection, और उसे हम बोलेंगे मान। और जो एंगल बना रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इस एक्सिस पे ये जो एंगल बन के आ रहा है, ये वाला एंगल बेटा, इस एंगल को हम, मान लिया थीटा एंगल है, तो इस थीटा एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे क्या? मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, कि किस तरह से वो मोशन करता है। अ पार्टिकल ऑफ मास है, मान लिया कोई पार्टिकल, जैसे वो बॉल ही थी, हमने ऊपर बॉल मानी थी ना, तो वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल का मास है बेटा m, ठीक है। उस पार्टिकल जिसका मास m है वो प्रोजेक्ट हो रहा है किस पे बेटा? वर्टिकल प्लेन पे। देखो ये वर्टिकल प्लेन है ना हमारा, इस प्लेन पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसे थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कोई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है विद वेलोसिटी u, कुछ वेलोसिटी मिलेगी तभी तो वो जाएगा ना, वेलोसिटी लगेगी तभी वो मोशन में आएगा। तो वो वेलोसिटी मान ली u इन अ डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन में मेकिंग एन एंगल अल्फा। और ये जो एंगल है यहाँ उसने अल्फा बनाया बेटा, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसे प्रोजेक्टाइल में डाला, ट्रेजेक्टरी मोशन में डाला, तो यहाँ से हमारा u वेलोसिटी से हमने किया अल्फा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? हमें उसका मोशन और पाथ डिस्क्राइब करना है बेटा। देखो मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पर P एग्जिस्ट करेगा, देखो यहाँ पर जहां पर वो इसके साथ
एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा और मोशन ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर होएगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट करेगी तो क्या होगा बेटा, मास इंटू जी, फोर्स, फोर्स लगेगा ना, तो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो कितना आया, mg आया। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हुआ, मान लिया कोई पी पॉइंट लिया, उस पी पॉइंट पे क्या किया हमने किसी टाइम टी पर, ठीक है, उस टाइम टी पर हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग द मोशन द ओनली फोर्स क्या है बेटा, सिर्फ क्या पड़ रहा है, वेट उसका, उस बॉल का वेट क्या है, mg ऑफ द पार्टिकल, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, m इंटू ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जीरो के बराबर, या फिर क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी जीरो के बराबर हो जाएगा। और एक ये भी है, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो कोई है ही नहीं, एक्स एक्सिस में था नहीं, इसलिए इसे जीरो के बराबर लिया, लेकिन डाउनवर्ड तो है, डाउनवर्ड ये वाला फोर्स इसके बराबर है, तो यानी यहाँ से m डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस में mg के, माइनस में mg हुआ ना, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो माइनस में mg हुआ, ठीक है, यहाँ से मास कैंसिल हुआ, क्या आया ये, माइनस में g के बराबर। अब पहली और दूसरी को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक कम हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक कांस्टेंट c1 आ जाएगा, और जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में जी टी प्लस कोई कांस्टेंट C2, ओके। अब इनिशियली टाइम तो जीरो था, इनिशियली तो यहाँ पे तो टाइम था ही नहीं, यहाँ पे बेटा यहाँ पे टाइम तो था ही नहीं, जब टाइम नहीं था तो dx बाई डी टी क्या हो गया, u cos अल्फा, ये है ना हमारे पास, ये यहाँ पे u है, तो उसका कंपोनेंट u cos अल्फा और यहाँ पे u sin अल्फा, यही होता है एंगल के अलोंग, उसका कंपोनेंट u का कंपोनेंट u cos अल्फा, यहाँ पे u sin अल्फा। तो u cos अल्फा किसके बराबर आ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो, ये c1, ये c1 के बराबर आ गया, और dy बाई डी टी u sin अल्फा, ये बेटा उसका वर्टिकल के अलोंग कंपोनेंट, वो किसके बराबर आ गया, c2 के बराबर आ गया। यहाँ से dx बाई डी टी u cos अल्फा, dy बाई डी टी u sin अल्फा माइनस में gt, ये चीज यहाँ पे बेटा, ये dy बाई डी टी की ये वैल्यू है, C2 की जगह क्या रख दिया, u sin अल्फा रख दिया, ठीक है। अब 3 और 4 क्या है बेटा, कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के किसी टाइम t पर, ये इस टाइम पर आगे बेटा, ये जो p पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर कंपोनेंट्स आ गए हैं ये u cos अल्फा, u sin अल्फा माइनस gt। अब देखो क्या, इंटीग्रेट कर दो दोबारा से इन्हें, दोबारा से किया तो क्या आया, u cos अल्फा, t का तो था ही नहीं फैक्टर, तो t इंटू आ गया, प्लस कोई कांस्टेंट c3, और यहाँ पर क्या आया बेटा, u sin अल्फा t माइनस में जी टी स्क्वायर बाई टू, प्लस में कोई कांस्टेंट वेक्टर, सॉरी कांस्टेंट c4। अब उसके बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई की फिर से, क्या इनिशियली टाइम जीरो है, x जीरो है, y जीरो है, तो c3 और c4 भी जीरो आ जाएंगे इवेंचुअली। तो यहाँ से हमारा ये आ गया बेटा, ये x का कंपोनेंट निकल कर आया, यहाँ से ये y का कंपोनेंट निकल कर आया। तो 5 और 6 जो हमारी इक्वेशन आई, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है किसी टाइम t पे, कि भाई उस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर वो कितना अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये बेटा, ठीक है। उसमें से अब इन दोनों में से अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूं, t हटा दूं, जैसे t की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दूं, x अपॉन में u cos अल्फा आ जाएगा, t की वैल्यू निकालू मैं यहाँ से तो, और इस इक्वेशन में मैंने t की वैल्यू पुट करा दी, तो मेरे पास t एलिमिनेट हो गया, t एलिमिनेट होने के बाद मेरे पास y क्या निकल कर आया, x टेंजेंट अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। और यही क्या है बेटा, इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री की, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, एज इट इज क्वाड्रेटिक इन x, x में क्वाड्रेटिक है ना देखो, एंड लीनियर इन y, x में क्वाड्रेटिक है और y में क्या है, लीनियर, ठीक है बेटा। तो आज यहाँ तक करते हैं, ओके।